स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल में। दोस्तों, हमने पिछली क्लास तक जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने 2 लेक्चर अभी तक शेयर किया है। आप लोगों ने 2 लेक्चर देखा होगा। तो अगर आप लोगों ने दोनों लेक्चर देखे हैं तो हमने पिछले लेक्चर में, जो पहले लेक्चर था उसमें हमने सेल के बारे में यानी गैल्वेनिक सेल के बारे में चर्चा की थी। गैल्वेनिक सेल किस तरह से काम करता है, उससे किस तरह से रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा बनती है, तो इन सब विषयों पे चर्चा की थी। गैल्वेनिक सेल को विद्युत अपघटनी सेल से कंपेयर किया था, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो ये पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल में जो अर्ध सेल हैं उनके इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं। तो इसमें मैंने आपको समझाया था कि देखिए, जब किसी धातु की रॉड को उसी के लवण के विलयन में जब हम डुबोते हैं तो धातु की रॉड विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाती है तो ऋणावेशित हो जाती है। तो धातु की रॉड और विलयन के अंतरा पृष्ठ पर एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव का मापन अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 1 वायुमंडलीय दाब पर और विलयन का जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर हो, तो जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। हमने ये समझाया था आपको कि इलेक्ट्रोड विभव का नाम ऑक्सीकरण विभव हो जाएगा अगर अभिक्रिया ऑक्सीकरण की है, अपचयन विभव होगा अगर अभिक्रिया अपचयन की है। किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के संख्यात्मक मान बराबर होते हैं, केवल उनके चिन्ह विपरीत होते हैं। और ये भी समझाया था कि आईयूपीएसी सिस्टम ने अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी मानक विभव माना है। तो जो अपचयन अगर ऑक्सीकरण विभव है तो उसको अपचयन विभव में हम साइन को यानी चिन्ह को बदल के परिवर्तित कर लेंगे, क्योंकि उसको मानक माना गया है। फिर हमने आपसे सेल के विद्युत वाहक बल की चर्चा की थी। सेल के विद्युत वाहक बल में मैंने आपको बताया था कि जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं सेल के, उनके जो इलेक्ट्रोड विभव हैं उनके अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। हाँ, ये कंडीशन जरूर है कि ये अंतर तब न मापा जाएगा जब सेल में कोई वैद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो। नहीं, अगर वैद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा तो ये विद्युत वाहक बल का मान कम आएगा और उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल नहीं कहेंगे, है ना, विभवांतर ही कह पाएंगे केवल, है ना। तो हमने आपको विभवांतर और विद्युत वाहक बल में क्या अंतर होता है ये हमने आपको समझाया था। उसमें बाद हमने ये भी समझाया था कि किसी एक इलेक्ट्रोड सिस्टम को आपने बनाया तो उस इलेक्ट्रोड सिस्टम का इलेक्ट्रोड विभव का मापन किस प्रकार किया जाए। तो हमने आपको बताया था कि ऐसे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव आप अकेले कभी माप नहीं सकते। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी का निर्माण करना पड़ेगा और उसके साथ उस इलेक्ट्रोड को जोड़कर गैल्वेनिक सेल बनानी पड़ेगी। और सेल में जो हमने गैल्वेनोमीटर लगाया था उसकी जगह पोटेंशियोमीटर या वोल्टमीटर लगा करके सेल का विद्युत वाहक बल निकालेंगे। हमने आपको समझाया था कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, वो 0 होता है, चाहे ऑक्सीकरण का हो चाहे अपचयन का हो। तो इसका मतलब कि अगर एक 0 है तो दूसरा जो सेल का विद्युत वाहक बल आया वही उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होगा। इस सब बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, है ना। एक न्यूमेरिकल भी मैंने देखिए आपको कराया था, है ना। जैसे एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। जैसे इस अभिक्रिया में देखिए, निम्नलिखित सेल अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। सेल में जिंक आयन में परिवर्तित हो रहा है और सिल्वर आयन सिल्वर में परिवर्तित हो रहा है। तो जिंक का ऑक्सीकरण और सिल्वर का अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण एनोड पर होता है और अपचयन कैथोड पर होता है। इनके इलेक्ट्रोड विभव के मान दिए गए हैं, अपचयन के फॉर्म में दिए गए हैं, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि जो अपचयन विभव होता है वही मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। और ये भी मैंने फॉर्मूला बताया था कि सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है। तो कैथोड सिल्वर वाला है तो सिल्वर वाली वैल्यू रख दी, माइनस एनोड जिंक वाला है तो जिंक वाले की वैल्यू रख दी। ये सॉल्व करके आया 1.56 वोल्ट। तो ये सेल का विद्युत वाहक मानक विद्युत वाहक बल है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन लिया है हमने, ये आप देख सकते हैं।
ये देखें सेल है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम आयन में परिवर्तित हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। निकल आयन निकल में परिवर्तित हो रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है। दोनों के इलेक्ट्रोड विभव के मान दिए हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान दिए हैं, क्योंकि अपचयन के रूप में दिए हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान दिए हैं। सेल अभिक्रिया लिखनी है, वो आप लिख सकते हो। सिल्वर का सिल्वर आयन में कन्वर्जन कब होगा? जब 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। और निकल आयन का निकल में कन्वर्जन कब होगा? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिए यहां 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए यहां पर 2 से गुणा करना पड़ेगा और यहां पर 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो एल्यूमिनियम यहां पे 2 आ गया, निकल आयन यहां पे 3 आ गया, एल्यूमिनियम आयन 2 और निकल 3। तो ये संतुलित सेल अभिक्रिया है। अब इसमें वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि विद्युत वाहक बल निकालना है, मानक विद्युत वाहक बल सेल का। तो कैथोड माइनस एनोड, कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। कैथोड कौन है? निकल का परिवर्तन कैथोड का काम कर रहा है, तो निकल का इलेक्ट्रोड विभव माइनस एल्यूमिनियम का कन्वर्जन एनोड का काम कर रहा है, तो एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। ये मान आपको दिया है -0.25 और ये मान दिया -1.66। तो रख देंगे, ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये धनात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक घटा देंगे तो 1.41 वोल्ट इलेक्ट्रोड विभव यानी सेल का विद्युत वाहक बल आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमने लिया है, निम्नलिखित सेल अभिक्रिया शुष्क सेल में होती है। ड्राई सेल है ना, ड्राई सेल में होती है। मैग्नीज डाइऑक्साइड अमोनियम आयन के साथ जिंक के साथ अभिक्रिया करके Mn3+ मैग्नीज आयन, अमोनियम आयन अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, जिंक आयन में परिवर्तित होता है और जल बनता है। एनोड व कैथोड सेल अभिक्रियाएं लिखी हैं। तो देखिए इसमें ऑक्सीकरण कहां हो रहा है, आप देख के समझ सकते हैं। जिंक आयन में परिवर्तित हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो ये ऑक्सीकरण होगी। ये वाला परिवर्तन है ना, ऑक्सीडेशन होगा, और बाकी जो बचा उससे रिडक्शन होगा। तो ये देखें जिंक आयन में कन्वर्जन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीडेशन एनोड का काम करेगा, और बाकी क्या बचा? 8 अमोनियम आयन, 2 MnO2, ये Mn3+ में और अमोनिया में और जल में परिवर्तित हो रहा है। तो देखिए यहां पे आवेश से हम निकाल लेंगे कि अपचयन हो रहा है कि ऑक्सीकरण। ये 8 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और इसमें कुछ नहीं हो रहा है, जबकि मैग्नीज 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और ये न्यूट्रल है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, राइट हैंड साइड 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड 8 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो त्याग होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड को 2 इलेक्ट्रॉन वापस करेंगे। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन लिखा गया तो अपचयन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में है तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ये सेल अभिक्रिया वही वाली बन जाएगी। तो इसमें अब समझ में आ गया कि इसमें दूसरा प्रश्न पूछा है कि सेल के मानक विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए यदि E0 कैथोड की वैल्यू 0.49 और 0.74 के मध्य परिवर्तित होती है। मतलब कि मिनिमम लिमिट वोल्टेज का है 0.49 और मैक्सिमम लिमिट वोल्टेज का है 0.74, है ना। और एनोड का जो विद्युत वाहक बल है वो -0.76, उसका एक है, सिंगल है। तो पहले इस कैथोड के इस विभव से सेल का विद्युत वाहक बल निकालें, फिर इस विभव पर सेल का विद्युत वाहक बल निकालें। जो विद्युत वाहक बल आएगा सेल का, उन 2 विभवों के बीच ये सेल वर्क करेगा। तो देखें E0 कैथोड के लिए अगर 0.49 वोल्ट ले लिया जाए तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, एनोड -0.76 है तो ये 1.25 वोल्ट आएगा। और अगर ये 0.74 के लिए लिया जाए तो इसको रखा जाए तो ये 1.5 वोल्ट आएगा। तो इसका मतलब ये जो सेल है शुष्क सेल, ये 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के बीच काम करती है। आशा है समझ में आ गया होगा सबको, है ना। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जिसका नाम है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और कैसे बनाई गई, ये मैं अभी आपको बुक में दिखा दूंगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। लेकिन पहले समझ लें वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो विभिन्न तत्व हैं, धातु अधातु, ये जो तत्व हैं इनको इन सभी तत्वों को इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखा गया है।
कैसे रखा गया है? मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में। अब क्रम घटता हुआ भी हो सकता है और बढ़ता हुआ भी हो सकता है। कुछ बुक्स में आपको ये इलेक्ट्रोड विभव घटते हुए क्रम में दिखाए जाएंगे और कुछ बुक्स में आपको ये इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ते हुए क्रम में दिखाए जाएंगे। ज्यादातर आपको बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा इलेक्ट्रोड विभव। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को जब हम व्यवस्थित करते हैं तो जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। जरा सा ध्यान दीजिएगा, बुक से मैं दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी है धातुओं की। इसमें देखिए सभी को अपचयन के रूप में लिखा गया है। Li प्लस Li में परिवर्तित हो रहा है, K प्लस K में परिवर्तित हो रहा है, Ba प्लस 2 प्लस Ba में, तो सभी को अपचयन के रूप में लिखा गया है और सभी के इलेक्ट्रोड विभव लिखे गए हैं। देखिए लिथियम का इलेक्ट्रोड विभव सबसे ज्यादा ऋणात्मक है और गोल्ड का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो धनात्मक है। ये धातुओं का दिया गया है, इसमें अधातुएं नहीं है। तो धातुओं के बारे में बात हो रही है। इसमें देखिए बीच में मोटी मोटी थोड़ा हेडिंग से हाइड्रोजन का विभव दिया गया है और आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो विभव है वो 0 वोल्ट है। इसके ऊपर वाले सभी ऋणात्मक हैं और इसके नीचे वाले सभी धनात्मक हैं। तो ये व्यवस्थित किया गया धातुओं को, इसी प्रकार अधातुओं को भी व्यवस्थित किया गया है ना। अब ऋणात्मक चिन्ह का मतलब होता है, अगर ये कैसा विभव है, ये विभव जो है ये रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि स्टैंडर्ड किसको माना गया है? रिडक्शन को माना गया, अपचयन को माना गया है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल विभव का मान अगर ऋणात्मक है तो वो अर्ध सेल अभिक्रिया नहीं हो सकती, वो अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो अभिक्रिया स्वतः नहीं होगी। ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि ये अभिक्रिया नहीं होगी। हमने आपको बताया था कि अगर अभिक्रिया कराना है हमें तो हम इस रिएक्शन को उल्टा कर दें, मतलब अपचयन की जगह ऑक्सीकरण अगर कर दें तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा और सबसे अधिक धनात्मक हो जाएगा। यानी कि इन धातुओं का जो हाइड्रोजन से ऊपर है उन सभी के ऋण नेगेटिव है, सभी के मानक अपचयन विभव के जो चिन्ह है वो ऋणात्मक है। तो ये हाइड्रोजन से ऊपर वाले कोई भी धातु का अपचयन आसानी से नहीं होगा। ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि इनको अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाए और एक गैल्वेनिक सेल बनाया जाए तो जो इन इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर अपचयन की अभिक्रिया होगी। मेरी बात समझिए बहुत ध्यान से। अगर ऋणात्मक चिन्ह का मतलब है, जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया था, एक दिन पिछली क्लास में समझाया था, उसको मैं फिर से ले लेता हूं। जैसे जिंक को जिंक सल्फेट में डिप करके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया गया। तो अब देखिए जिंक का इलेक्ट्रोड विभव देखें आप, जिंक का इलेक्ट्रोड विभव ये है 0.76 वोल्ट। अब 0.76 माइनस में है, तो माइनस का मतलब है कि अगर इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाएगा तो जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी, क्योंकि अपचयन की अभिक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि अपचयन के रूप में तो लिखा गया है। और ऋणात्मक चिन्ह है कि मतलब है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, रिएक्शन स्वतः नहीं होगा। तो उल्टा कर दीजिए, स्वतः होने लगेगा। उल्टा करेंगे तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका विभव 0 है उस पे अपचयन की अभिक्रिया होगी। ऐसे देखिए कॉपर का एग्जाम्पल लें। कॉपर में अगर हम बात करें, ये देखिए ये कॉपर का है, कॉपर का प्लस 0.34 वोल्ट है विभव, धनात्मक, हाइड्रोजन से ज्यादा। तो इसका मतलब कि अगर हम यहां पे कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप करेंगे और यहां स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे तो बिल्कुल समझ लीजिए क्लियर है, क्लियर सी बात है कि यहां पर कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन होगा, क्योंकि इसका विभवांतर, इसका इलेक्ट्रोड विभव, इसका मानक अपचयन विभव धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। लेकिन जिसका इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होगा
उस पे अपचयन की अभिक्रिया होगी और जिसका इलेक्ट्रोड विभव कम होगा उस पे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर अब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी और अगर ये कॉपर इलेक्ट्रोड है तो कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन की अभिक्रिया होगी। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है। तो धनात्मक चिन्ह का मतलब है कि अगर इस इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाए तो इस इलेक्ट्रोड पर अपचयन और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी। और अगर इलेक्ट्रोड विभव मानक अपचयन विभव का चिन्ह ऋणात्मक है तो इसका मतलब है कि इन इलेक्ट्रोडों को अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के साथ जोड़ा जाए तो बने गैल्वेनिक सेल में इन इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर अपचयन की अभिक्रिया होगी। मेरे ख्याल से बात सबको समझ में आ गई होगी। साफ साफ दिख रहा है कि ऋणात्मक चिन्ह अगर अधिक है तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है और जैसे जैसे ऋणात्मक चिन्ह घट रहा है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता घट रही है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति मतलब देखो धातु आयनों की धातु में अपचयित होने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। ये जो धातु भाई धनात्मक हो रहे हैं ना नीचे की तरफ, यानी कि अब अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है ना। मतलब कि धातुओं की, भाई धातु क्या है? धातु वो है जो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सके। जितनी आसानी से त्यागेगा उतना प्रबल धातु है, उतना प्रबल धन विद्युतीय तत्व है ना, उतना प्रबल अपचायक पदार्थ है। तो इसका मतलब कि नीचे जाने पर धातुओं के इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती है, मतलब धातुओं की रासायनिक सक्रियता घटती है। मेरी बात समझिएगा गौर से। धातुओं के इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती है, धातुओं की रासायनिक सक्रियता घटती है, धातुओं के धन विद्युतीय लक्षण घटते हैं, धातुओं के धात्विक लक्षण घटते हैं, धातुओं की अपचायक क्षमता भी घटती है। मतलब इस सभी में लिथियम प्रबल अपचायक पदार्थ है जबकि गोल्ड दुर्बल अपचायक पदार्थ है, सबसे दुर्बल धातुओं में बात करें। ऐसे ही अधातुओं की बात करें तो अधातुओं में भी होता है। इसमें अधातुओं के लिए भी दिया गया है। देखिए ये अधातुएं हैं, है ना। आप देखिए फ्लोरीन सबसे नीचे है और सबसे अधिक पॉजिटिव मानक अपचयन विभव है इसका, सबसे अधिक धनात्मक मानक अपचयन विभव है। इसका मतलब कि इसके अपचयित होने की क्षमता सबसे अधिक है, यानी कि अब इनमें ये अधातुएं हैं, कुछ की ऋणात्मक भी हैं। नीचे जाएंगे आप तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है, अधातुओं का अधात्विक लक्षण बढ़ रहा है, ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ रहा है, ऑक्सीकारक लक्षण भी बढ़ रहा है। प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होगा फ्लोरीन। तो मेरी बात इतनी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसमें कुछ बातें और हम कर लें। इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी के मुख्य लक्षण हमने आपको समझा दिए। अब इसमें इसके अनुप्रयोग, तो पहले धातुओं की रासायनिक सक्रियता मैंने आपको समझा दिया कि जिस धातु का मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक होगा उसकी रासायनिक सक्रियता, उसका धन विद्युतीय लक्षण, उसका धात्विक लक्षण अधिक होगा। मेरी बात समझिए, धातु का धात्विक लक्षण, धातु की रासायनिक सक्रियता, धातु की अपचायक क्षमता, धातु का धन विद्युतीय लक्षण, ये चार बातें हैं, चार चीजें। इन चार चीजों को बिल्कुल समझ लीजिए। धातु के बारे में बात हो रही है तो धातु के बारे में ये मैंने चार बातें बताई, ये मैं लिख के भी समझा रहा हूं। देखिए क्या क्या बातें। धातु का धात्विक लक्षण, धातु की अपचायक क्षमता, धातु का धन विद्युतीय लक्षण, और धातु की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, ये चारों चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
रिडक्शन पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड पोटेंशियल यानी मानक अपचयन विभव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि मानक अपचयन विभव का मान अगर बढ़ेगा मतलब धन की तरफ जाएगा, ऋणात्मक मान घटेगा, ई नॉट रिडक्शन का नेगेटिव वैल्यू घटेगा, तो घटेगा तो धातु का धात्विक लक्षण भी घट जाएगा, है ना। अपचायक क्षमता भी घट जाएगी, धन विद्युतीय लक्षण भी घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी घट जाएगी। तो इससे जैसे एक हम यहां पे एक प्रश्न ले रहे हैं, ये 4 तत्व हैं, ए बी सी डी 4 धातुएं हैं, इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.40, माइनस 0.54, प्लस 0.14 तथा माइनस 1.36 वोल्ट हैं। तो इनको घटती हुई सक्रियता के क्रम में लिखिए, घटती हुई सक्रियता, रासायनिक सक्रियता। तो रासायनिक सक्रियता सबसे ज्यादा किसकी होगी? उस धातु की होगी जिसका इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक ऋणात्मक है। तो सबसे अधिक ऋणात्मक कौन है? 1.36 किसका है? डी का। तो डी सबसे ज्यादा होगा, सबसे अधिक रासायनिक सक्रियता होगी। इसके बाद बाकी तीनों पॉजिटिव, एक और नेगेटिव है 0.54, ये बी का है तो बी का आ जाएगा। अब बाकी दोनों के धनात्मक हैं, तो धनात्मक मान अधिक होगा तो धात्विक लक्षण यानी रासायनिक सक्रियता कम हो जाएगी। तो जिसका धनात्मक मान कम है वो ज्यादा रासायनिक सक्रियता उसकी ज्यादा होगी, तो ये सी का होगा और फिर सबसे लास्ट में ए का होगा। यही इसकी सक्रियता का घटने का क्रम है, यही इसके धात्विक लक्षण के घटने का क्रम है, यही इसके धन विद्युतीय लक्षण के घटने का क्रम है, और यही इसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति के घटने का क्रम है। ठीक है। इसी तरह धन विद्युतीय लक्षण के बारे में बात करें, है ना। प्रबल धातुएं, जो प्रबल धातुएं होती हैं वो क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं प्रबल धातुएं होती हैं। प्रबल धातुएं कौन सी होती हैं? क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं प्रबल धातु में आती हैं, है ना। और क्षारीय मृदा धातुओं में भी जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो उतने प्रबल नहीं होते। साधारण धन विद्युतीय धातुएं कौन सी है? एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है ना, जिनका स्थान वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन और मैग्नीशियम के मध्य है ना। हाइड्रोजन और मैग्नीशियम के मध्य है, वो साधारण धन विद्युतीय धातुएं हैं। क्षीण धन विद्युतीय धातुएं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, अन्य धातुएं जिनका स्थान हाइड्रोजन के नीचे है, जो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाई थी धातुओं की, उस श्रेणी में हाइड्रोजन से जो नीचे की धातुएं हैं वो क्षीण धन विद्युतीय धातुएं हैं, वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। ऐसे ही देखिए ये 4 धातुएं दी हैं ए बी सी डी, उनके इलेक्ट्रोड विभव दिए हैं। तो जो सबसे अधिक ऋणात्मक है मतलब बी, वो आपका उसका धात्विक लक्षण, धन विद्युतीय लक्षण सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद ये नेगेटिव है तो ये सी होगा इसका धन विद्युतीय लक्षण। ये दोनों पॉजिटिव हैं तो जिसका कम पॉजिटिव है डी, इसका धन विद्युतीय लक्षण थोड़ा सा ए से ज्यादा होगा। अब आते हैं विस्थापन अभिक्रियाओं में। विस्थापन अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखें, विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करें तो अगर धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात हो रही है तो जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का विभव कम है यानी अधिक ऋणात्मक है, वो अपने से कम ऋणात्मक विभव वाले धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता। मेरी बात बहुत गौर से समझिए। जिस धातु का अपचयन विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक है, वो अपने से कम ऋणात्मक वाले धातु को उसी के लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, उसी के लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। मतलब विस्थापित कौन करेगा? जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक है या कम है। और विस्थापित होगा कौन? जिसका इलेक्ट्रोड विभव कम ऋणात्मक है या अधिक है। मतलब अगर कम ऋणात्मक हुआ, ज्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रोड विभव जो है, अगर नेगेटिव वैल्यू घट रही है इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू तो बढ़ रही है ना। जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.76 वोल्ट है और कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव प्लस 0.34 वोल्ट है, तो कॉपर का पॉजिटिव है और जिंक का नेगेटिव है। तो जिंक यहां पर कॉपर को
उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देगा। जैसे यहां पे एक प्रश्न भी है कि जिंक धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्यों? तो यही कारण है, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक है और कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक है। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा है, जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कम है। तो जिसका इलेक्ट्रोड विभव कम होगा वो अपने से कम इलेक्ट्रोड विभव वाले अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोड विभव वाले धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगा। इसीलिए ये देखें, जिंक ऑक्सीकृत हो जाएगा और कॉपर आयन अपचयित हो जाएगा। तो इसलिए जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से विस्थापित कर देगा। इसी प्रकार कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देती है, क्यों? क्योंकि कॉपर और सिल्वर दोनों के इलेक्ट्रोड विभव पॉजिटिव हैं। कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव मैंने बताया 0.34 वोल्ट है कॉपर का, और सिल्वर का 0.80 वोल्ट है। तो अब देखें किसका ज्यादा है, सिल्वर का ज्यादा है और इसका कम है। तो जिसका कम है वो विस्थापित करेगा और जिसका ज्यादा है वो विस्थापित होगा। तो इसलिए कॉपर यहां पर ऑक्सीकृत होगा और सिल्वर यहां पे अपचयित होगा। तो इसलिए ये कॉपर सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से विस्थापित कर देगा। इसी तरह देखिए तीसरा प्रश्न है, लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, किंतु सिल्वर कॉपर को विस्थापित नहीं करता। ऊपर हमने बताया कि सिल्वर कॉपर को विस्थापित नहीं करता, बल्कि कॉपर सिल्वर को विस्थापित करता है। कारण स्पष्ट है। और लोहे का, आयरन का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो ऋणात्मक होता है और कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा है, लोहे का इलेक्ट्रोड विभव कम है। तो जिसका कम होता है वो विस्थापित करता है और जिसका ज्यादा होता है वो विस्थापित होता है। तो इसलिए लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। यहां पे आयरन ऑक्सीकृत होगा और कॉपर अपचयित होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, धातु द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करना। देखिए सीधी बात है, विद्युत रासायनिक श्रेणी हमने आपको दिखाई, हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातुएं हैं सभी के इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक हैं। तो जिनके इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक हैं वो सभी हाइड्रोजन को डाइल्यूट अम्ल से विस्थापित करेंगे, लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं हैं वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगे। बिल्कुल सीधा सवाल, बिल्कुल सीधा कंसेप्ट कि जो हाइड्रोजन के ऊपर है उनके इलेक्ट्रोड विभव नेगेटिव है, वो हाइड्रोजन को अम्ल से विस्थापित करेंगे, और जो हाइड्रोजन के नीचे धातुएं हैं उनके इलेक्ट्रोड विभव पॉजिटिव हैं, वो हाइड्रोजन को अम्ल से विस्थापित नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, जैसे देखिए जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, क्योंकि जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है और इलेक्ट्रोड विभव नेगेटिव है ना। इसी तरह से धातुओं द्वारा जल से हाइड्रोजन का विस्थापन, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव पीएच मान पर निर्भर करता है। मैं अभी आगे इसको समझाऊंगा। उदासीन माध्यम में पीएच 7 होता है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव 0.41 वोल्ट होता है। उदासीन माध्यम में नेगेटिव होता है। आयरन तथा वैद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से ऊपर, मतलब आयरन का जो इलेक्ट्रोड विभव है ऋणात्मक है, या उससे ज्यादा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव वाले जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं उदासीन जल से। कौन विस्थापित करता है हाइड्रोजन को उदासीन जल से? आयरन विस्थापित कर सकता है, और आयरन के ऊपर यानी जिनके इलेक्ट्रोड विभव आयरन से ज्यादा नेगेटिव है वो हाइड्रोजन को उदासीन जल से विस्थापित कर सकते हैं। और ये देखें, यह आयरन का इलेक्ट्रोड विभव है, ऋणात्मक है ना, इससे अधिक वाले सभी विस्थापित कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैग्नीशियम से आयरन तक धातु गर्म जल से या जलवाष्प से उच्च तापक्रम पर क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, है ना। आयरन और मैग्नीशियम जो है वो ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते। जैसे सोडियम कैल्शियम है, ये ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, लेकिन आयरन जलवाष्प से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। एल्युमिनियम जल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्यों विस्थापित नहीं कर पाता? क्योंकि जैसे एल्युमिनियम को जल में हम डालेंगे, एल्युमिनियम की सतह पर, एल्युमिनियम के सरफेस पर एक कठोर और चीमड़ ऑक्साइड की
एल्युमिनियम के ऑक्साइड की एक पतली परत उसके ऊपर जमा हो जाएगी जो उसको अभिक्रिया करने नहीं देगी। इसीलिए एल्युमिनियम अधिक धन विद्युतीय होते हुए भी जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता। बाकी अगला है अपचायक क्षमता। हमने आपको बताया कि धातुओं की अपचायक क्षमता, जैसे जैसे उनके इलेक्ट्रोड विभव के मान ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ जाते हैं, उनकी अपचायक क्षमता घटने लगती है। तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये सबको क्लियर होना चाहिए। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो सिल्वर से अधिक धन विद्युतीय सभी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। सिल्वर से जो अधिक धन विद्युतीय है, मतलब जिनके इलेक्ट्रोड विभव के मान सिल्वर से कम है, वो सभी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। और ऑक्साइड का जो तापीय अपघटन है, मतलब गर्म करने पर डिकम्पोज कब हो जाता है, तो ये जो कम धन विद्युतीय धातुएं हैं उनके ऑक्साइड गर्म करने पर उनका अपघटन हो जाता है। जैसे देखिए मरकरी का ऑक्साइड, सिल्वर का ऑक्साइड, गोल्ड का ऑक्साइड, इनको आपने गर्म किया तो ये जो है धातु और ऑक्सीजन मुक्त कर देते हैं। इसके बाद देखें धातु ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे की धातुओं अर्थात आयरन से कम सक्रिय धातुओं के ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस की धारा में गर्म करने पर धातु ऑक्साइड का धातु और जल में अपचयन हो जाता है ना। जो आयरन से कम सक्रिय धातुएं हैं उनकी, जैसे निकल ऑक्साइड में हाइड्रोजन की धारा में गर्म करें तो ये निकल का ऑक्साइड का निकल में अपचयन कर देगा, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन कर देगा, है ना। इसके अलावा इसका प्रयोग धातु निष्कर्षण में भी किया जाता है। तो जब हम धातु निष्कर्षण पढ़ेंगे, है ना, 11th में आपने पढ़ा है ना, इसके बारे में ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप पढ़ लीजिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने 11th में पढ़ा है तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हेलोजनों की ऑक्सीकारक क्षमता, जाहिर सी बात है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में फ्लोरीन सबसे प्रबल अपचायक पदार्थ है और आयोडीन सबसे दुर्बल अपचायक पदार्थ है। तो ये हुई विद्युत रासायनिक श्रेणी और विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे अगली क्लास में हम इसके आगे के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।